हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रेलवे में एक नई भर्ती निकली हुई है। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 1 2025 यानी कि 2025 की रेलवे की ये पहली भर्ती है जो कि असिस्टेंट लोको पायलट ALP के लिए ये भर्ती निकली हुई है। फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। 12/4/2025 से फॉर्म भरने की डेट शुरू हो गई है। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 11/5 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। फ़ी पेमेंट करने की 13/5 लास्ट डेट है। और अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म में तो करेक्शन करने की जो डेट है वो 14/5 से 23/5 तक हम इसमें करेक्शन कर सकते हैं। जो असिस्टेंट लोको पायलट इस पोस्ट के लिए भर्ती निकली हुई है, ये जो पोस्ट है ये पे लेवल 7 में लेवल 2 की पोस्ट है जिसका बेसिक पे 19,900 है और मेडिकल स्टैंडर्ड इसका A1 हॉल। एज जो है 18 से 30 साल तक इसका एज लिमिट है और टोटल 9,970 पदों के लिए ये भर्ती निकली हुई है। उसके बाद कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब जिस कैंडिडेट्स ने अपना फाइनल एग्ज़ाम दिया हुआ है, एजुकेशनल या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन का जो भी एग्ज़ाम है वो दिया हुआ है और उसका फाइनल रिजल्ट अभी तक बाकी है, तो वो कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर एक लिखा है ओनली वन RRB, ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट्स। मतलब एक कैंडिडेट को एक ही RRB चूज करना है और उसी RRB में एप्लीकेशन करना है। इसका मतलब एक कैंडिडेट्स अलग अलग RRBs के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकता, वो खाली एक ही एप्लीकेशन एक ही जोन में ले कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं ALP के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसका जनरल फिटनेस है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि फिजिकली फिट होना चाहिए। और फाइनल जब अपना सिलेक्शन हो जाता है तो क्या क्या चेक किया जाता है, तो डिस्टेंस विजन 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। नियर विजन जो है वो भी विदाउट ग्लासेस 6/6 होना चाहिए। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बायनाकुलर विजन, फील्ड विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन। ये सब एग्ज़ाम जो मेडिकल ये टेस्ट है वो अगर हम इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये सब एग्ज़ाम में पास होना आपके लिए अनिवार्य है। इसके बाद हम देखते हैं एज लिमिट जो कि यहाँ पर मेंशन किया है 1/7/2025 तक, यानी कि 1/7/2025 तक अगर आपकी एज 18 से 30 साल तक है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST के कैंडिडेट्स के लिए इधर एज रिलैक्सेशन भी है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है 3 इयर्स, 6 ईयर और 8 इयर्स। जो भी कैंडिडेट्स ऑलरेडी रेलवे में सर्विस कर रहे हैं ग्रुप D जो कि अभी ग्रुप C के नाम से जाना जाता है, उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है। UR और EWS के लिए 40 इयर्स, OBC नॉन के लिए 43 इयर्स और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 45 इयर्स का। यानी कि पहली भर्ती जो पिछले साल जो भर्ती निकली हुई थी ALP के लिए उसमें एज रिलैक्सेशन हर एक को दिया था। कोविड के कारण 3 साल का एज रिलैक्सेशन सबको दिया था। UR EWS को भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया था, इसलिए उसका एज लिमिट 18 से 33 ईयर तक किया था। लेकिन इस बार जो एज है वो खाली रखा है 18 से 30 साल तक। यहाँ पर मेंशन किया है 18 से 30 साल तक एज लिमिट रहेगा। UR, OBC, क्रीमिलियर और EWS इनके लिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1995 के पहले है वो इस पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 2/7/1992 से पहले जो भी कैंडिडेट्स का जन्म हुआ है वो कैंडिडेट्स इस पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 2/7/1990 के पहले अगर ST/ST कैंडिडेट्स है, अगर उनका जन्म 2/7/1990 के पहले हुआ है तो वो कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद लोअर लिमिट दिखाया है 1/7/2007। 1/7/2007 के बाद का किसी कैंडिडेट्स का जन्म है तो वो भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर UR और OBC कैंडिडेट्स है क्रीमिलियर वाला और EWS इनका जो जन्म है वो इन दोनों के बीच का है तो वो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 2/7/1995 के
और 1/7 2007 के बीच का अगर आप जन्म है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस के बारे में हम देखते हैं तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये है। उसमें से 400 रुपये है वो रिफंड किए जाते हैं ऑन अपेयरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी, यानी कि आप अगर सीबीटी फर्स्ट स्टेज आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 400 रुपये उसका रिफंड किया जाता है। उसके बाद एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो है ईबीसी, इनके लिए जो फ़ी है वो 250 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस है। उसमें से 250 रुपये फिर भी वापस किए जाते हैं ऑन अपेयरिंग ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी, यानी कि सीबीटी 1 देने के बाद 250 रुपये भी वापस किए जाते हैं। फाइनली हम देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या रहने वाले हैं, तो टोटल 5 स्टेज में आपके जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किए जाएंगे। उसमें से पहला होगा सीबीटी 1, फिर होगा सीबीटी 2, उसके बाद सीबीएटी होता है, उसे ही साइको टेस्ट कहते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो पहले हम देखते हैं सीबीटी 1 के बारे में। सीबीटी 1 में इधर मेंशन किया हुआ है टोटल ड्यूरेशन जो रहेगा वो 60 मिनट्स का आपकी एग्जामिनेशन रहेगी। उसमें 75 क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स भी 75 रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। और इसके लिए ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम जो आपका जो परसेंटेज है वो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। सीबीटी 2 के लिए जाने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए मिनिमम 25% मार्क्स अगर आपको मिलते हैं तभी आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो हम सिलेबस देखते हैं। सीबीटी 1 के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, जो कि 75 क्वेश्चंस रहेंगे 75 मार्क्स के लिए और 60 मिनट्स का एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा। उसमें 4 टॉपिक्स है, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। ये 4 ही टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस सिलेबस के बारे में हम डिटेल वीडियो अगले वीडियो में बनाएंगे। सीबीटी 2 के बारे में देखते हैं तो सीबीटी 2 में वही सेम सिलेबस रहता है। इसमें खाली पार्ट 1 और पार्ट 2 ये 2 पार्ट किए हैं सीबीटी 2 में, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो रहता है वो टोटल रहेगा 90 मिनट्स के लिए 100 क्वेश्चंस, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। और पार्ट 2 रहेगा 60 मिनट्स के 75 क्वेश्चंस, यानी कि 75 क्वेश्चंस 60 मिनट्स में सॉल्व करना है। टोटल 2 आवर्स और 30 मिनट्स के लिए ये सीबीटी 2 एग्ज़ाम्स होगा, यानी कि 2.5 घंटे के लिए सीबीटी 2 एग्ज़ाम होगा। उसमें पार्ट 1 और पार्ट बी ऐसे 2 पार्ट रहते हैं। पार्ट 1 और पार्ट बी क्या है तो पहले वो देखते हैं। पार्ट ए जो है वो आपका मार्क्स है, वो जो मार्क्स है वो आपका फाइनल मेरिट के लिए कंसिडर किए जाते हैं। सीबीटी 1 के जो मार्क्स है वो आपके फाइनल मेरिट के लिए कंसिडर नहीं किए जाते, वो खाली एलिजिबिलिटी के लिए है कि सीबीटी 2 में जाने के लिए एलिजिबल होने के लिए सीबीटी 1 लिया जाता है। सीबीटी 2 के मार्क्स है वो फाइनल रिजल्ट के लिए कंसिडर किए जाएंगे। इसमें भी यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाना चाहिए, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आप अगले एग्जाम के लिए साइको में ले जा सकते हैं। तो सीबीटी 2 में जो पार्ट ए है उसका सिलेबस क्या है तो पहले वो सिलेबस देखते हैं। तो उसमें 3 ही डिवीजन है, 3 ही टाइप्स के हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें से जो मैथ्स और जो रीजनिंग है वो सीबीटी 1 में जो मैथ्स और रीजनिंग था सेम वही सिलेबस इधर है, खाली इसमें ऐड हुआ है, वो ऐड हुआ है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। और जो सीबीटी 1 में था जनरल अवेयरनेस, वो जनरल अवेयरनेस सीबीटी 2 में नहीं है, इधर खाली बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग यही पार्ट ऐड हुआ है। और जो पार्ट 2 है, पार्ट जो 2 रहेगा उसका सिलेबस क्या है तो ये जो पार्ट 2 रहेगा इसके जो भी मार्क्स है वो फाइनल मेरिट के लिए कंसिडर नहीं किए जाते, ये खाली क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का ये जो एग्ज़ाम है वो पार्ट 2 का, पार्ट बी का है। उसमें मिनिमम 35% आपको मार्क्स लाना ही है। आपकी कैटेगरी कौन सी हो, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, यूआर, इसमें से भी कौन से भी आपकी कैटेगरी हो, आपके लिए मिनिमम 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आपका सीबीटी 2 के पास किए जाते हैं और साइको के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं।
अगर आप CBT 2 के पार्ट 1 में, ये जो पार्ट 1 है, इसमें पार्ट 1 में अगर आपको अच्छे खासे मार्क्स मिले हैं, लेकिन पार्ट 2 में जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, मिनिमम 35% मार्क्स आपको लाना है, उसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप CBT 2 में एलिजिबल नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं CBT जो 2 का जो पार्ट बी है, उस पार्ट बी का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ये जो पार्ट बी जो रहता है वो ट्रेड टेस्ट रहता है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए अगर आपका जो ITI है, वो ITI अगर आपने इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल, वाइंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, इसमें अगर आपने ITI किया है तो आपका जो ग्रुप रहेगा, इस जो पार्ट बी है, पार्ट बी का जो एग्ज़ाम देने के लिए जो 4 ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4, अगर आपका ITI इसमें से किसी में हुआ है तो आप ग्रुप ए चूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आपका ITI इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इसमें अगर आपका ITI हुआ है तो आप ग्रुप 2 चूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। अगर आपका ITI फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, टर्नर मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, इसमें अगर आपका ITI हो गया है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो 4th ग्रुप है, उसमें अगर आपका ITI मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक अगर इसमें हुआ है तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इस ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। जिस ग्रुप को आप चूज़ करेंगे वही ग्रुप का पेपर आपका जो पार्ट बी होने वाला है, CBT 2 का जो पार्ट बी होने वाला है, उसी में इसी ग्रुप के 75 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि मिनिमम आपको 35% मार्क्स लाना है, तभी आप CBT 2 क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद जो CBT 2 क्वालिफाई किया करते हैं तो लास्ट में जो 3rd एग्ज़ाम होती है वो होती है CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसी को ही साइको टेस्ट भी कहते हैं। इस साइको टेस्ट के बारे में हम डिटेल अगली वीडियो में देखेंगे कि साइको टेस्ट में क्या क्या टेस्ट होते हैं और एग्ज़ाम क्या क्या होती है। इसका डिटेल वीडियो हम अगली वीडियो में देखेंगे। टोटल 20 RRBs के लिए ये फॉर्म्स निकले हुए हैं। ये जो टोटल 20 RRBs है, इनके लिए ये फॉर्म निकले हुए हैं। इसमें अहमदाबाद जोन, बिलासपुर, गुवाहाटी, मुंबई, रांची, अजमेर, चंडीगढ़, जम्मू एंड श्रीनगर, मुजफ्फरपुर, सिकंदराबाद, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर, गोरखपुर, मालदा, प्रयागराज और तिरुअनंतपुरम, इन 20 RRBs के लिए ही ये फॉर्म जो असिस्टेंट लोको पायलट के जो फॉर्म्स है, जो वैकेंसी है, वो निकली हुई है। लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इस पोस्ट की ALP के लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो हम देखते हैं। इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि लेवल 2 की पोस्ट है। इसका बेसिक है 19,900, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 चाहिए। और लास्ट इधर दिखा है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि PWBD, जो दिव्यांग छात्र है वो इसके लिए सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल इधर लिखा है, वो सुटेबल नहीं है। अब देखते एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। फर्स्ट पार्ट ए में क्या है, मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस ITI। अगर आपका 10वीं हो गया है और उसके बाद आपने ITI किया है कौन सी ट्रेड में, तो फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, व्हीलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, इसमें अगर आपने ITI किया है तो आप एलिजिबल है। इसका मतलब 10वीं और उसके बाद आपने ITI, जो अभी मैंने बताया इस ग्रुप में स्ट्रीम में अगर आपने ITI किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। या फिर उसके बाद और लिखा हुआ है, अगर आपका 10th
प्लस मैट्रिकुलेशन प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन अ ट्रेड्स मेंशन्ड अबाव। यानी कि आपने 10th किया है और उसने बाद आपने एक्ट अप्रेंटिसशिप भी किए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। लास्ट में और भी लिखा है, पार्ट बी में देखते हैं, अगर आपने 10th किया है और उसके बाद 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है तो भी आपके लिए आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब आपने ITI नहीं किया है, 10th के बाद आपने डिप्लोमा किया है, कौन सी स्ट्रीम में, तो ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस स्ट्रीम में, इस ट्रेड में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब आपने 10th के बाद ITI नहीं किया है, डायरेक्ट आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है इन 4 ट्रेड में तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नोट, एक नोट भी इधर लिखा हुआ है, डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबाव विल ऑल्सो एक्सेप्टेबल इन अ लीव ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग। इसका मतलब आपने डिप्लोमा नहीं किया है, अगर आपने डिग्री की है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, अगर आपकी डिग्री इन 4 ट्रेड में हुई हो तो। कौन से ट्रेड? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल, इन 4 में अगर आपकी डिग्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। यानी कि इसके 3 क्राइटेरिया है एजुकेशनल के। अगर आपके 10th के बाद आपने ITI किया है तो भी आप एलिजिबल है, 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल है, और अगर आपके डिप्लोमा नहीं किया है, 10th 12th प्लस डिग्री की है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लास्ट में हम देखते हैं अब वैकेंसी टेबल। वैकेंसी टेबल क्या रहने वाला है कि ये जो 9,970 वैकेंसी निकली हुई ALP की, इसकी जो वैकेंसी है वो कौन से जोन में कितने वैकेंसी है तो वो हम देखते हैं। अहमदाबाद में सबसे फर्स्ट, अहमदाबाद में वेस्टर्न रेलवे जोन है, इसमें टोटल 497 वैकेंसी टोटल है। उसमें UR 223, SC 74, ST 37, OBC के लिए 130 और EWC के लिए 33 वैकेंसी है। अजमेर में 2 जोन है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे प्लस वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे 2 जोन है, इसमें भी टोटल 679 और 141 वैकेंसी है। प्रयागराज के लिए 80 प्लस 508 वैकेंसी है। भोपाल में 46 प्लस 618 वैकेंसी है। भुवनेश्वर के लिए 928 और 568 वैकेंसी है। बिलासपुर के लिए 568 वैकेंसी है। चंडीगढ़ के लिए 433 वैकेंसी है। चेन्नई के लिए 362 वैकेंसी है। गोरखपुर के लिए 100 वैकेंसी है। और सबसे कम वैकेंसी जो रहने वाली है वो गुवाहाटी जोन में और जम्मू एंड श्रीनगर जोन में सबसे कम वैकेंसी है। इसमें गुवाहाटी के लिए 30 वैकेंसी है। उसमें टोटल जम्मू और श्रीनगर के लिए 8 ही वैकेंसी है। उसमें UR के लिए खाली 4 ही वैकेंसी है। कोलकाता में 262 और 458 वैकेंसी है। मालदा जोन के लिए 410 प्लस 24 वैकेंसी है। और उसके बाद मुंबई में 3 जोन आते हैं, SCR, CR एंड WR, यानी साउथ सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे 3 जोन आते हैं मुंबई में। तो इसमें टोटल 22 प्लस 376 प्लस 342 वैकेंसी है। मुजफ्फरपुर के लिए 89 वैकेंसी है। पटना के लिए 33 वैकेंसी है। रांची के लिए 578 और 635 वैकेंसी है। सिकंदराबाद के लिए 967 प्लस 533 वैकेंसी है। और लास्ट में हम देखते हैं सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम के लिए। सिलीगुड़ी के लिए 95 वैकेंसी है और तिरुवनंतपुरम के लिए 148 वैकेंसी है। ये ऐसे टोटल 9,970 पदों के लिए ALP की वैकेंसी निकली हुई है। तो जिसको भी फॉर्म भरना है वो फॉर्म भरने की जो प्रोसीजर है वो हम देखते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।